नमस्कार दोस्तों। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चित था। उसने आवाज दी, सुषमा, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आ जाएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नजरों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों में इस समय बस राहुल के इंतजार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वो विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती, विशाल, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं। बच्चे भी बिजी हैं। आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विशाल समझाता, समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद से साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। सुषमा, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा, तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फोन पर कहा, यार, उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे। घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे में थे। एक कमरा यश और समृद्धि का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरफ से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समय नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विचार विमर्श किया, क्यों ना राहुल को ऊपर का कमरा दे दें, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। विशाल हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। राहुल अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे हिल मिल गया। सुषमा को अपनी बातों से इतना हंसाता कि सुषमा तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण सुषमा संतुलित देहिष्ट की स्वामिनी थी। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा, आप यश और समृद्धि की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। राहुल सुषमा के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता। और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल में एक नव युवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया। अब तो बस नाश्ते के समय विशाल हाँ हूँ करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज, कभी लैपटॉप, तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। सुषमा
उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन सुषमा को लगता विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वे घर में होते तो भी अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। सुषमा उपेक्षित सी उठकर अपने काम में लग जाती और अब अकेले में वह राहुल के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब बिना कारण बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन ब दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भर जाने की सी अनुभूति होने लगी। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं, यह सब समृद्धि तो को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वे तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर वापस आते। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। राहुल उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है। नहीं, यह तो सिर्फ अपनी ही जुबान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वह जरा मुश्किल ही से निकलता है। अब तो न चाहते हुए भी विशाल के साथ अतरंग पलों में भी वह राहुल की चहकती आवाज से घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठे बैठाए कौन सा रोग लगा बैठी। यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुषमा ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा होंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जुमा पूंजी से 51,000 निकालकर राहुल के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा के जोर देने पर रुपए रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही राहुल के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुषमा पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। सुषमा मन ही मन पूरी तरह राहुल की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे विशाल में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसी की गलती थी? विशाल को अब उसकी कोमल भावनाएं छू कर भी नहीं जाती थी। राहुल में उसे एक दोस्त नजर आता है। वह उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे राहुल के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विशाल टूर पर था। यश और समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी तक नहीं आया था। सुषमा लॉन में टहल रही थी। राहुल आया, नीचे सिर किए हुए मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया।
सुषमा को देखकर भी रुका नहीं तो सुषमा को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से राहुल आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कराती थी। उसने जाकर देखा राहुल आंखों पर हाथ रखकर लेटा है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? राहुल उठकर बैठ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही उमेश याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ, याद आया। सुषमा को वह लड़का याद आ गया जो उसे पहली नजर में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को सिहर गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। अतः बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है, अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। न चाहते हुए भी सुषमा के कान उसकी आवाज की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूंगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें, ऐसे जैसे कोई पारखी चौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई। इतने दिनों से वह राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था राहुल, वही बेवकूफी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बल चल पड़े। अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की थाह मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नजरों में। तभी विशाल की आवाज कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी हैं वे। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ शांति सी मिली। उसने खुद को, कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल न सके। वह कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी वह इतनी बेवकूफ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन अब सुषमा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए सवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फोन उठा लिया। राहुल के भाई को फोन कर दिए गए पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।